नमस्कार दोस्तों, कंसेप्ट किंग में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम थर्ड चैप्टर के एमसीक्यू को सोल्व करेंगे और देखेंगे कि इस चैप्टर से कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं। अपनी पिछली वीडियो में हमने इसके तीसरे चैप्टर की थ्योरी को डिस्कस किया था और उसमें ज़्यादा समझने की बात कुछ नहीं थी। आप चाहें तो उसको PDF को जाके पढ़ सकते हैं, वीडियो देखने की भी आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी उसकी। अगर आपने वो 10-15 मिनट लगा के उस PDF को पढ़ लिया है अच्छे से। तो चलिए उस थर्ड चैप्टर के हम एमसीक्यू को सोल्व करते हैं। चैप्टर का नाम था ऑडिट प्रोसेस। इसमें लगभग 25-30 क्वेश्चन हमने लिए हैं और देखते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, इसको खुद अटैम्प्ट करने की कोशिश कीजिए। पढ़ते हैं। एक लेखा परीक्षा कार्यक्रम परीक्षण की लचीली नियोजित प्रक्रिया है, इसे परिभाषित किया गया है। तो आपको बतानी है कि ये डेफिनेशन किसकी है। एग्ज़ाम में आपको डेफिनेशन नहीं पूछेगा, फिर भी मैंने डेफिनेशन आपको डाल दी है ताकि आप समझ सके, बाई चांस आ गई तो आपको कैसे हैंडल करना है। तो ये जो परिभाषा है, जो डेफिनेशन है, वो ऑर्थर W. होम्स इन व्यक्ति ने दी थी। ये ऑडिटिंग के बहुत बड़े विद्वान हैं। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। ऑडिट कार्यक्रम का आवश्यक गुण कौन सा है। तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं कि आवश्यक गुण कौन सा है। डिवीज़न में जिम्मेदारियां तय करना, समीक्षा या लचीलापन। हमने बताया था इसका राइट आंसर डी है, लचीलापन। हमने पिछली वीडियो में जब पढ़ा था तो लचीलेपन सबसे इम्पोर्टेंट फीचर्स हमने इसकी डिसाइड की थी। लचीलापन का मतलब है कि जो ऑडिट प्रोग्राम हम बनाते हैं उसमें इतना लचीलापन होना चाहिए ताकि हम कुछ भी चीज़ें आसानी से परिवर्तन कर सके। सपोज कीजिए कि कोई कार्य A को हमने अलॉट किया है और कुछ कार्य B को अलॉट किया है, तो हो सकता है कि भविष्य में हम इनके काम को इंटरचेंज कर सकें। तो इतना लचीलापन होना चाहिए कि हम A का कार्य B को सौंप सके और B का कार्य किसी अन्य पर्सन C को सौंप सके। तो लचीलापन तो दोस्तों होना चाहिए। कुछ रूल्स, नियम, कायदों में भी लचीलापन उसमें होना चाहिए। तो उसका राइट आंसर दोस्तों डी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक लेखा परीक्षा कार्यक्रम होना चाहिए। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, इनको पढ़िए। देखिए, A लचीला, B विस्तृत, C साफ सुथरा और D सभी। तो लेखा परीक्षा कार्यक्रम कैसा होना चाहिए, तो D। अगर आपको यह नहीं पता कि लेखा परीक्षा कार्यक्रम क्या है तो आप पिछली वीडियो में जाके इसको पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, या हमारे टेलीग्राम ग्रुप में इसकी PDF अपलोड है, वहाँ जाकर भी आप इसको पढ़ सकते हैं। तो ऑडिट प्रोग्राम दोस्तों क्या होता है कि ऑडिट करने से पहले ऑडिटर जिन बातों की प्लानिंग करता है, कैसे ऑडिट करना है, कब करना है, किस कार्य को किस व्यक्ति को अलॉट करना है, तो ये सब एक प्लानिंग करता है, रूपरेखा तैयार करता है। तो उसी को दोस्तों ऑडिट प्रोग्राम बोलते हैं। तो ये कैसा होना चाहिए, लचीला होना चाहिए, विस्तृत होना चाहिए, लिखित होना चाहिए, एकदम पूरा प्रॉपर होना चाहिए, सारी चीज़ क्लियरिटी के साथ उसमें लिखी होनी चाहिए, और सी साफ सुथरा। तो उसका राइट आंसर है डी, ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन ऑडिट कार्यक्रम का गुण है। तो आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऑडिट कार्यक्रम का गुण है। तो आप पढ़िए। क्षमता के अनुसार कार्य का विभाजन, तो ये तो गुण है भाई। निश्चित जिम्मेदारियाँ, स्पष्ट निर्देश और डी, ये सभी। आपने देखा था, अगर आपने पिछली वीडियो अच्छे से देखी हो या PDF को अच्छे से पढ़ा हो, तो ये सारे गुण हमने इसमें पढ़े थे कि क्षमता के अनुसार कार्य का विभाजन उन व्यक्तियों को करना चाहिए, सबकी रेस्पॉन्सिबिलिटी डिसाइड कर देनी चाहिए, निर्धारित कर देनी चाहिए, स्पष्ट निर्देश दिए जाने चाहिए, और डी, ये सभी। तो दोस्तों उसका राइट आंसर डी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन ऑडिट कार्यक्रम का नुकसान है। तो आपको बताना है कि ऑडिट कार्यक्रम का कौन सा नुकसान है। तो हमने पढ़ता है एडवांटेजेस क्या है और डिसएडवांटेजेस क्या है। तो डिसएडवांटेजेस आपको पॉइंट वाइज हमने दे रखा है, तो आपको बताना है कि कौन सा इसमें डिसएडवांटेजेस हैं ऑडिट प्रोग्राम के। तो आप पढ़िए आराम से, खुद इसको सोल्व करने की कोशिश कीजिए, और आपको जो ऑप्शन है इनको भी अच्छे से एनालाइज करना है। तो यंत्रीकृत कार्य, B स्वतंत्र निर्णय का अभाव, और C अक्षमताओं को प्रतिबिंबित नहीं करता है। तो उसका राइट आंसर दोस्तों उपयुक्त सभी, ये सभी है। तो ऑडिट प्रोग्राम के ये सभी डिसएडवांटेजेस हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। किसी नई संस्था के ऑडिट से पहले क्या किया जाता है। दायरा निर्धारित है, संस्था की प्रकृति का अध्ययन किया जाता है,
लेखांकन के तरीकों का अध्ययन किया जाता है। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा राइट आंसर है। तो किसी भी नई संस्था के ऑडिट से पहले हमें किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए या रखना पड़ता है, तो रखना आवश्यक है। तो उसको दोस्तों राइट आंसर डी है, क्योंकि हमको दायरा भी निर्धारित करना होता है, उस संस्था की प्रकृति का भी अध्ययन किया जाता है, और लेखांकन की उसने किस मेथड से अकाउंट मेंटेन किए उनको भी हमें ध्यान में रखना पड़ता है। तो उसका राइट आंसर है डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लेखा परीक्षा कार्यक्रम होना चाहिए। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। ऑडिट प्रोग्राम कैसा होना चाहिए? लिखित होना चाहिए, मौखिक, संक्षिप्त या डी? तो दोस्तों लिखित होना चाहिए। हमेशा ध्यान रखिए जितने भी ऑफिशियल वर्क होते हैं वे लिखित ही होते हैं। अगर लिखित नहीं होंगे तो दोस्तों उसमें विवाद की संभावना ज़्यादा होगी। तो हमेशा ध्यान रखना जितने भी ऑफिशियल वर्क होते हैं वे लिखित होते हैं। लेखा परीक्षा कार्यक्रम होना चाहिए लिखित। तो राइट आंसर इसका ए हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित उद्देश्य के लिए एक लेखा परीक्षा कार्यक्रम तैयार किया गया है। ऑडिटर की इनकमिंग और आउटगोइंग के लिए, नियमित जांच के लिए, ऑडिट की पूरी प्रक्रिया की रूपरेखा के लिए, और डी कंपनी की शाखाओं के निरीक्षण के लिए। आप बताइए इनमें से सबसे बेस्ट ऑप्शन कौन से वाला है? आप खुद एनालाइज करिए, वीडियो को पॉज कीजिए और खुद समझने की कोशिश कीजिए कि इसका राइट आंसर कौन सा होगा। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑडिट की पूरी रूपरेखा तैयार करना। रूपरेखा कह दो, प्लानिंग कह दो, फॉर्मेट कह दो, प्रारूप कह दो, ये एक दूसरे के पूरक वर्ड्स हैं। तो इसका राइट आंसर है सी, ऑडिट की पूरी प्रक्रिया की रूपरेखा के लिए ऑडिट प्रोग्राम तैयार किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। अंकेक्षण कार्यक्रम में अंकेक्षण कार्य योजना बनाई जाती है लेखा कर्मचारी द्वारा, ऑडिट स्टाफ द्वारा, निदेशक मंडल द्वारा या प्रबंध निदेशक द्वारा। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑडिट स्टाफ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लेखा परीक्षा कार्यक्रम होना चाहिए कठोर होना चाहिए, यंत्रीकृत होना चाहिए, मशीनरीकृत, कठोर और यंत्रीकृत होना चाहिए, लोचदार होना चाहिए। तो दोस्तों उसका ध्यान रखना है कि लेखा परीक्षा कार्यक्रम होना चाहिए। देखिए ये तीन जो वर्ड है ये एक्सट्रीम वर्ड है, ठीक है ना। कठोर, यंत्रीकृत, कठोर और यंत्रीकृत, तो ये तो होना चाहिए। लोचदारी, ये फ्लेक्सिबिलिटी उसमें होनी चाहिए। तो राइट आंसर इसका डी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। वर्किंग पेपर्स का उपयोग आवश्यक है क्योंकि यह है। 4 ऑप्शन है आपके सामने, आप इनको अच्छे से पढ़िए, वीडियो पॉज करके और खुद कोशिश करने की कोशिश कीजिए। आप ये भूल जाना कि राइट आंसर इसका ये है, फिर भी आपको 4 ऑप्शन ढंग से पढ़ना है और उनको एनालिसिस करना है। एक वैधानिक आवश्यकता, सहायकों के काम का निरीक्षण करने में मदद करता है। ये कंसर्न है दोस्तों कि मालिकों की चिंता के लिए आवश्यक है, ऑडिटर के लिए फ़ायदेमंद है। तो वर्किंग पेपर का उपयोग किसके लिए बेनिफिट है, तो किसके लिए हुआ है? तो दोस्तों ऑडिटर के लिए फ़ायदेमंद होता है। तो राइट आंसर इसका डी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ऑडिट नोटबुक में शामिल है। हमने आपको उसका मीनिंग बताया था, ऑडिट नोटबुक क्या होती है। बहुत सिंपल सी ये कुछ डेफिनेशन है, ज़्यादा इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो ऑडिट नोटबुक क्या होती है? ऑडिटर के पास जो एक नोटबुक होती है उसमें वो सारी महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन लिख के रखता है, तो वो ही ऑडिट नोटबुक होती है। आप जाके PDF पढ़ सकते हैं, उसमें लिखा हुआ है 5-7 लाइन में। दोबारा रिवाइज़ करेंगे तो दोस्तों वीडियो वही बन जाएगी, फिर क्वेश्चन अटैम्प्ट करने का क्या ही फ़ायदा रह गया। तो ऑडिट नोटबुक में क्या शामिल होता है तो आप पढ़ सकते हैं। संदर्भ की तारीखें, रेफरेंस डेट, किए गए कार्य का विवरण होता है, अप्राप्य एवं अपूर्ण वाउचर की सूची और डी उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर इस तरह के क्वेश्चन में दोस्तों सारी इन्फॉर्मेशन आ जाती है कि ऑडिट नोटबुक में इतनी छोटी इन्फॉर्मेशन ऑडिटर लिखता है। तो ज़्यादातर उनमें ऑप्शन में आपको उपयुक्त सभी अगर ऑप्शन में होगा तो दोस्तों आपको वही टिक करना है। आप कॉमन सेंस लगा कर टिक ही कर सकते हैं कि ये सारी चीज़ होंगी, ठीक है ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। लेखा परीक्षक कामकाजी कागजात प्राप्त करता है। तो ऑडिटर जो होता है वो जो कागज़ प्राप्त करता है, जो भी पेपर्स होते हैं, तो कहाँ से प्राप्त करता है? तो ऑडिट के दौरान प्राप्त करते हैं, ऑडिट शुरू करने से पहले प्राप्त करता है, ऑडिट पूरा करने के बाद करता है, डी
तो ध्यान रखना है कि जब जब ऑडिट करता रहेगा वो उसी दौरान पेपर की आवश्यकता से पड़ती रहेगी, तो बीच बीच में वो ओनर से या नियोक्ता से वो ऑडिट पेपर्स मांगता रहेगा। तो उसका राइट आंसर है ऑडिट के दौरान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। ऑडिट वर्किंग पेपर्स की संपत्ति है, जो मालिक है उसकी संपत्ति है, लेखा परीक्षक की है, प्रबंधक की है, डी। तो उसका राइट आंसर दोस्तों बी है, लेखा परीक्षक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगर आपको कोई भी पॉइंट समझने में दिक्कत हो आप कमेंट बॉक्स में जाकर मुझे बता सकते हैं, मैं उसका बिल्कुल आपको आंसर करूँगा वहाँ जाकर, या नेक्स्ट वीडियो में आपका मैं आंसर कर दूँगा उसका, उस पॉइंट को। तो कुछ भी अगर समझ में ना आए दोस्तों तो आप बता सकते हो, जाके वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस उद्देश्य के लिए लेखा परीक्षक कामकाजी कागजात रखता है? तो 4 ऑप्शन है आपके सामने। उन्हें संदर्भ के रूप में प्रयोग करने के लिए, संदर्भ मतलब रेफरेंस के रूप में प्रयोग करने के लिए, कि हाँ भाई अगर आवश्यकता पड़ेगी तो मैंने काम कर लूँगा, इस्तेमाल कर लूँगा अपने प्रयोग के लिए, अपने काम के प्रमाण के लिए। तो प्रमाण ध्यान रखना है, भविष्य में मार्गदर्शन के लिए, और डी उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर दोस्तों उसका ये सभी है। तो ध्यान रखना है इसका ए बी सी, तो उपरोक्त सभी इसका आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मामला स्वामित्व कामकाजी कागजात से संबंधित है? देखिए मैंने यहाँ पे एक केस स्टडी डाली है आपके लिए, हो सकता है एग्ज़ाम में पूछ लिया जाए और हो भी सकता है कि ना आए एग्ज़ाम में, क्योंकि इतने फैक्चुअल चीज़ आपको भी याद करना मतलब आसान नहीं होगा, कि इतने सारे जीवन में फैक्ट होता है तो कहाँ ये याद होते हैं। क्योंकि फैक्ट अगर एक सब्जेक्ट के हों तो याद कर भी लो, और फैक्ट ही मतलब बहुत सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने होते हैं तो कहाँ इतने फैक्ट याद होते हैं। फिर भी मैंने इसमें केस स्टडी डाल दिया है, आप पढ़ सकते हैं इसका राइट आंसर दोस्तों 4 ऑप्शन में से ए, इस विच मिल्स बनाम डीलन 1927। तो राइट आंसर ए है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑडिट नोटबुक का क्या फ़ायदा है? तो बताइए क्या फ़ायदा है। 4 ऑप्शन है आपके सामने। लेखा परीक्षक को तथ्य को याद रखने से मुक्त करे। लो आपको भी मिल गया। आपको जितने भी फैक्ट्स हैं उनको एक नोटबुक्स में लिख लो। ये मैंने कई बार पिछली वीडियो में भी बता रखा है। हमेशा ध्यान रखो अगर आपको कोई भी फैक्ट्स याद करने हैं, क्योंकि जीवन में केवल एक सब्जेक्ट थोड़ी है दोस्तों, बहुत सारे सब्जेक्ट्स हमें पढ़ने पड़ता है। हिस्ट्री पढ़ना पड़ता है, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, इन्वायरमेंट, मैथ्स, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश। तो इन सब सब्जेक्ट्स के अपने अपने फैक्ट्स होते हैं। तो इन फैक्ट्स को याद करने का सबसे आसान तरीका है कि उन्हें एक पेपर्स पे लिख लें और रोज़ 15 से 20 मिनट उनको रिवाइज़ करें, तो बहुत ही जल्दी तरीके से वे याद हो जाएंगे। तो यही इसका एक बेनिफिट है। ऑडिट नोटबुक का क्या फ़ायदा है? तो आपने पहला पढ़ा, लेखा परीक्षक को तथ्य को याद रखने से मुक्त करें। तो ये तो है, अच्छी बात है, इसका फ़ायदा तो है ही है। ऑडिट कार्य में सहायक है, ये भी राइट है। कानून की अदालत में साक्ष्य, हाँ ये भी भाई एक एविडेंस के रूप में वो प्रस्तुत कर सकता है। और डी उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों डी उपरोक्त सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। रूटीन चेकिंग में निम्नलिखित में से कौन सा कार्य परिप्रेक्ष्य करता है? तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, आप इनको अच्छे से पढ़ना है। रूटीन चेकिंग में कौन सा कार्य होता है? तो प्रारंभिक पुस्तकों की जांच ए, बी त्रुटि का सुधार, पोस्टिंग की जांच करना सी, और डी ये सभी। तो इसका राइट आंसर दोस्तों डी है, उपरोक्त सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नियमित जांच का मुख्य उद्देश्य है। तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। प्रारंभिक पुस्तकों और खातों की प्रविष्टियों की गणितीय सटीकता की जांच करना, बी लेखांकन सिद्धांतों के पालनों की जांच करना, परिवर्तित आंकड़े खोजने के लिए, और डी उपरोक्त सभी। तो इसके दोस्तों ये सारे ही मुख्य उद्देश्य हैं। प्रारंभिक पुस्तकों और खातों की गणितीय सटीकता की जांच करना, भाई ये तो है ही आपका। लेखांकन सिद्धांतों का पालन किया गया है नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो मैंने आपको सिद्धांत और व्यवहार में अंतर बताया था। सिद्धांत का मतलब क्या होता है कि कुछ नियम कायदे होंगे, ठीक है, और कुछ एक होते हैं प्रैक्टिकल चीज़, व्यवहारिक। तो जो सिद्धांत बनाए जाते हैं अगर आपने 100% वे फॉलो कर दिया तो व्यवहारिक हो गया वो। ऐसा दोस्तों होता नहीं। जैसे सिद्धांत की एक बात बताई हम, जैसे सैद्धांतिक बात होती है, जैसे हम कहें कि दहेज नहीं लेना चाहिए, एक सैद्धांतिक बात है,
दहेज लेना बुरी बात है दोस्तों, दहेज बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, बैन होना चाहिए, ये एक सैद्धांतिक बात है। लेकिन व्यवहार में कुछ लोग दहेज ले रहे हैं, उसको उल्लंघन कर रहे हैं। तो सिद्धांत में तो दहेज ले रहे हैं, लेकिन व्यवहार में इसको प्रयोग नहीं कर रहे हैं। ऐसे अकाउंट्स के जो सिद्धांत है, जैसे डबल एंट्री सिस्टम है, एक पक्ष को डेबिट करेंगे को क्रेडिट, वो सैद्धांतिक बात है। लेकिन व्यवहार में हमने क्या किया, हमको केवल एक पक्ष को डेबिट कर दिया, तो हमने उल्लंघन कर दिया। तो ध्यान रखना है कि हमें ये भी चेक करना है कि सिद्धांतों का पालन हो रहा है या नहीं। तो राइट आंसर दोस्तों उसका डी है, उपरोक्त सभी। ये इसका हो गया, ये आपने पढ़ सकते हैं। चलिए, बहुत अच्छा वर्ड्स है सिद्धांत। ये आप कमेंट बॉक्स में अगर इनका अंतर समझ गए तो मुझे बताना कि सिद्धांत, प्रिंसिपल और प्रैक्टिकल वर्ड्स में क्या डिफरेंस है। ये आपकी लाइफ में भी आगे काम आने वाला है। नियमित जांच द्वारा, ये 4 ऑप्शन है, क्या होता है कि खर्चे बढ़ जाते हैं, आपके खर्चों में कमी आती है, व्यय अप्रभावित रहता है। तो दोस्तों उसका राइट आंसर सी है। अगर नियमित जांच करेंगे तो आपके जो एक्सपेंसेस है वो अप्रभावित रहेंगे, ना ज़्यादा बढ़ेंगे ना खर्चों में कमी आएगी। तो व्यय जो है आपके दोस्तों अप्रभावित रहेंगे। तो राइट आंसर इसका सी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। ये वर्ड्स मीटिंग है दोस्तों। नियमित जांच किसके द्वारा की जाती है? जो संस्था के कर्मचारी होते हैं उनके द्वारा की जाती है नियमित जांच। ठीक है, तो उसका राइट आंसर दोस्तों ए है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। चलिए, परीक्षण जांच का अर्थ है, तो परीक्षण जांच का आपको अर्थ बताना है। कुछ लेन देन या वस्तु की विस्तृत जांच, प्रत्येक आइटम की जांच करना, नमूना लेन देन वस्तु की जांच करना, या इनमें से कोई नहीं। देखो, परीक्षण जांच का मतलब क्या होता है, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। परीक्षण जांच का मतलब होता है कि बहुत सारी चीज़ें, ठीक है, या बहुत सारी पुस्तकें, अगर आपने केवल इन चीज़ों को उठाया और चेक कर लिया, आपने देखा कि ये ठीक है, तो हम मान लेंगे कि हाँ भाई पूरी चीज़ ठीक है। इसका मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया था। जैसे आप मार्केट में कुछ सामान लेने जाते हैं, सपोज कीजिए कुछ हमें फ्रूट्स खरीदने हैं, या अंगूर खरीदने हैं, अमरूद, कुछ भी फ्रूट्स खरीदने हैं। तो दुकान वाले के पास ऐसे टोकरी में बहुत सारे फल रखे होते हैं, तो हम 1-2 फल उठा के देखते हैं, ये ठीक है, ख़राब है, मीठा खट्टा जैसे भी हमें चेक करना है। और फिर हम ये एज्यूम कर लेते हैं कि बाकी भी फल ठीक होंगे, क्योंकि हमने एक नमूना, एक मतलब कुछ सैंपल ले लिए। तो इसके आधार पे फिर हम कहते हैं कि दे दो भैया 1 किलो 2 किलो जो भी हमें लेना है। तो परीक्षण जांच वही है। परीक्षण जांच का मतलब है कि जो हमारी अकाउंट्स बुक्स होती हैं उन सबको जांच ना करके केवल कुछ पुस्तकों को उठाएंगे, उनको चेक करेंगे। अगर वे सही निकले तो यह मान लें कि हाँ भाई सारी पुस्तकें ठीक है। इससे टाइम बचेगा, आपका श्रम बचेगा, समय बचेगा, बहुत सारी चीज़ बचेंगी। तो उसका राइट आंसर है दोस्तों सी। चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला और बहुत ही आसान सा है। टेस्ट चेकिंग तब फ़ायदेमंद होती है जब व्यापारिक लेन देन की संख्या कम है, आंतरिक जांच प्रणाली संतोषजनक है, आंतरिक जांच प्रणाली असंतोषजनक है, और डी इनमें से कोई नहीं। तो उसका राइट आंसर है बी। जब आंतरिक जांच प्रणाली संतोषजनक है तभी टेस्ट चेकिंग हम करते हैं, तभी ज़्यादा बेनिफिट है उसका। तो उसका राइट आंसर है बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। और जो ऑडिटिंग है दोस्तों बहुत ही सिंपल सब्जेक्ट है, इससे इजी तो आपके जीवन में कुछ होगा ही नहीं। एक बार आप पढ़ेंगे कंसेप्ट साफ आपके, ठीक है। तो ये पढ़ते हैं, परीक्षण जांच उचित है। तो 4 ऑप्शन आपके सामने यहाँ हैं, आप पढ़ सकते हैं। ए, बड़ी व्यावसायिक संस्थाएं, बी, बड़ी संख्या में लेन देन, सी, जब आंतरिक जांच प्रणाली संतोषजनक हो। तो परीक्षण जांच उचित कब होता है दोस्तों? बड़ी व्यावसायिक संस्थाओं में। तो डी इसका राइट आंसर है। ये सब जगह दोस्तों परीक्षण जांच उचित होता है, तो राइट आंसर इसका डी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। परीक्षण जांच से लेखा परीक्षक की जिम्मेदारी घट जाती है, बढ़ जाती है, या कोई प्रभाव नहीं पड़ता, या डी में से कोई नहीं। तो आपको बताना है परीक्षण जांच से लेखा परीक्षक की जिम्मेदारी दोस्तों बढ़ जाती है, ठीक है। तो उसका राइट आंसर है ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, ये पढ़िए। आप है ना पहले वीडियो पॉज करके क्वेश्चन खुद पढ़ा करो। आप पढ़ोगे, आप जितना खुद से पढ़ोगे उतना ज़्यादा अच्छा होता है, आपको समझ उतना ज़्यादा अच्छा आएगा। तो आप पढ़ते हैं, यदि परीक्षण जांच अपनाने के कारण नियोक्ता को हानि होती है तो लेखा परीक्षक है उस हानि के लिए उत्तरदायित्व नहीं है, सी, लापरवाही है, डी में से कोई नहीं। तो दोस्तों
यदि परीक्षण जांच अपनाने के कारण नियोक्ता को कोई हानि होती है तो जिसने आपके अकाउंट्स बनाए हैं, लेखा परीक्षक जो है, वो उत्तरदायी है। ठीक है ना, तो राइट आंसर इसका ये है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। परीक्षण जांच से तात्पर्य क्या है? तो आप बताइए परीक्षण जांच का तात्पर्य क्या है? आप खुद बताइए, इसे खुद अटैम्प्ट लीजिए। भी मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था परीक्षण जांच क्या होता है, तो आप पढ़िए। आप देखो, उसको छुपाइए यहाँ से, आप भूल जाइए कि यहाँ कुछ टिक है। ठीक है ना, मैंने मिटा, देखो अब टिक नहीं है यहाँ। आप पढ़िए। लेखांकन रिकॉर्ड का परीक्षण, कर्मचारियों की ईमानदारी का परीक्षण, लेन देन की चयनित संख्या की गहन जाँच करना, रिकॉर्ड किए गए सभी लेन देन की जाँच करना। देखिए, देखो इनमें से तो है ही नहीं आपका आंसर, तो इन्हें तो काट ही दो भाई। देखो यहाँ आइए। अब देखो यहाँ पे है ना, दोनों स्टेटमेंट सिमिलर हैं। देखो आपने ये पढ़ा सी, लेन देन की चयनित संख्या। देखो एक चयनित संख्या है कि कुछ संख्या हमने उठाई। रिकॉर्ड किए गए सभी लेन देन, देखो इनमें से फंसा आपके दो हैं। तो परीक्षण जांच का मतलब मैंने बताया कि कुछ चीज़ उठा लिया आपने, वे चेक कर लिया, अपने पाया वे ठीक है तो सारी ठीक है। तो उसका राइट आंसर सी हो गया, लेन देन की चयनित संख्या की गहन जाँच करना। बात ख़त्म, राइट आंसर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक बड़े संगठन में जहां लेन देन की संख्या असंख्य है, लेखा परीक्षक जांच करता है। सभी लेन देन की जांच करेगा वो, नमूने के रूप में चयनित कुछ लेन देन की जांच करेगा, कुछ महीनों के सभी लेन देन, प्रत्येक माह के कुछ लेन देन। तो भी बताया। देखिए आप भी अगर क्या करेंगे, बहुत सारे, अगर आपको हमने किसी गोदाम में एंट्री आपकी करा दी, सपोज कीजिए कि आप अकाउंटेंट बन गए किसी गोदाम के, और आपको हमने कहा कि आप चेक करके बताइए कि ये चीज़ कैसी है, तो आप दोस्तों कुछ नमूने उठाओगे वहाँ से, या सब चेक कर दोगे? आप नहीं कर पाओगे। तो आप उन नमूने के आधार पर अगर आपने देख लिया कि हाँ भाई ये ख़राब है, तो आप ख़राब मान लोगे, सही है तो सही मान लोगे। अगर कहोगे कि हाँ भाई कुछ ख़राब है कुछ सही है, तो ये भी मान लोगे। तो हम कुछ सैंपल लेंगे। तो जहाँ बड़ी संगठन होंगे तो आप दोस्तों क्या करोगे, नमूने के रूप में कुछ चीज़ें उठा लोगे। अगर आपने देख लिया भाई ठीक है, तो मान लोगे हाँ ठीक है। तो इसका राइट आंसर बी है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। परीक्षण जांच की जाती है त्रुटि का पता लगाने के लिए, धोखाधड़ी का पता लगाने के लिए, समय बचाने के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों परीक्षण जांच कहाँ की जाती है? जब हम टाइम बचाते हैं, टाइम ही बचाते हैं वहाँ पे। भाई इतना सारी चीज़ है, हम सबको चेक ना करके छोटी सी चीज़ उठाई चेक कर ली, तो टाइम बच गया हमारा वहाँ। तो उसका राइट आंसर है सी, समय बचाने के लिए परीक्षण जाँच की जाती है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है ये भी। ऑडिट नोटबुक क्या है? 4 ऑप्शन आपके सामने है। ऑडिट योजना, ऑडिट प्रोग्रामिंग, ऑडिटर की टिप्पणियों को रिकॉर्ड करने के लिए ऑडिट डायरी, लेखांकन रिकॉर्ड की अंकगणितीय सटीकता की जांच करना। तो बहुत ही सिंपल सा ऑप्शन आपको सामने सी दिख रहा है कि टिप्पणियों को रिकॉर्ड करने के लिए ऑडिट डायरी। ऑडिट नोटबुक भी क्या होती है भाई? ऑडिटर अपने पास कोई भी एक बुक रखता है, उसमें सारी इन्फॉर्मेशन वो कलेक्ट करता चला जाता है। कुछ भी बात उसे रह रही है, संदेह हो रहा है, कुछ भी, जो भी चीज़ें छोटे छोटे लिख लेता है। तो वही का आंसर हो गया। ऑडिटर की टिप्पणियों को रिकॉर्ड करने के लिए एक ऑडिट डायरी उसके पास होती है। तो ऑडिट नोटबुक यही होती है। तो राइट आंसर इसका सी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नियमित जांच से पता चलता है, क्या पता चलता है? आप ये पढ़िए। लिपिकीय त्रुटि और सामान्य धोखाधड़ी का पता चलता है, नियोजित धोखाधड़ी का पता चलता है, कास्टिंग सब कॉस्टिंग और आगे बढ़ाने का पता लगता है, या डी इनमें से कोई नहीं। तो नियमित जांच से दोस्तों लिपिकीय त्रुटि और सामान्य धोखाधड़ी का पता लगता है। इसका राइट आंसर है ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। परीक्षण जांच कम कर देती है। तो परीक्षण जांच क्या कम कर देती है? लेखा परीक्षा का कार्य कम कर देती है, लेखा परीक्षा की जिम्मेदारी कम कर देती है, लेखा परीक्षा कार्य और जिम्मेदारी कम कर देती है, दोनों है ना। तो जिम्मेदारी हो गई, ये इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ध्यान रखना कि रेस्पॉन्सिबिलिटी दोस्तों बिल्कुल कम नहीं होगी उसकी। ठीक है ना। तो परीक्षण जांच क्या कम कर दे? केवल उसके कार्य को थोड़ा सा कम कर दे कि हाँ भाई आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, लेकिन रेस्पॉन्सिबिलिटी हमेशा ध्यान रखना, रेस्पॉन्सिबिलिटी किसी भी कीमत पर कम नहीं होगी। जो जिम्मेदारी है वो उसकी कम नहीं होगी। तो उसका राइट आंसर दोस्तों ए है, लेखा परीक्षक का कार्य कम करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा। सघन चेकिंग के तहत सभी खातों की जांच की जाती है, खातों की विशिष्ट पुस्तकों की जांच की जाती है, इनमें से कोई नहीं, और डी ए में भी दोनों।
तो सघन चेकिंग के तहत क्या की जाती है, खातों की विशिष्ट पुस्तकों की जांच की जाती है। तो राइट आंसर दोस्तों उसका बी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समग्र जांच के तहत सभी खातों की जांच की जाती है। जांच के सभी तरीकों का उपयोग किया जाता है। सी इनमें से कोई नहीं। डी ए में बी दोनों। तो समग्र जांच के तहत दोस्तों जांच के सभी तरीकों का उपयोग किया जाता है। तो उसका राइट आंसर है ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। स्थायी फाइल में इसका सार शामिल है। संस्था के संगठन से संबंधित विनियम, दीर्घकालिक देनदारियों से संबंधित समझौते, आंतरिक नियंत्रण की प्रणाली का विवरण, और डी उपरोक्त दोनों, ए और सी दोनों। तो आप देखिए इनमें से कौन सा राइट आंसर है। संस्था के संगठन संबंधी विनियम, तो एक तो इसका ये आंसर राइट, और ये आंतरिक नियंत्रण प्रणाली का विवरण। तो उसका राइट आंसर दोस्तों डी, ए व सी दोनों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भौतिकता एक है, बताइए भौतिकता एक है क्या। सापेक्ष शब्द है, पूर्ण शब्द है, महत्वपूर्ण शब्द है, इनमें से कोई नहीं। सापेक्ष शब्द है दोस्तों। भौतिकता एक सापेक्ष शब्द है, और आप मुझे कमेंट बॉक्स में जाके बताएंगे कि सापेक्ष का मतलब क्या होता है, ठीक है, और निरपेक्ष का मतलब क्या होता है, ठीक है। फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि एब्सोल्यूट और इनका मतलब क्या होता है, सापेक्ष और निरपेक्ष का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो उसका राइट आंसर है ए, सापेक्ष शब्द। और आप कमेंट बॉक्स में ये भी बताना कि उत्तरदायित्व और जिम्मेदारी में अंतर क्या होता है। आपने कभी देखा है कि उत्तरदायित्व और जिम्मेदारी में ये दो वर्ड्स हैं, तो इनमें अंतर भी होगा। उत्तरदायित्व है एक जिम्मेदारी है, इनमें भी आप अंतर बताना। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि इनमें क्या अंतर होता है, आपको पता होना चाहिए ये। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा ऑडिटिंग मानक ऑडिट मटेरियलिटी से संबंधित है। तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। ऐसे क्वेश्चन दोस्तों फैक्चुअल बिल्कुल नहीं पूछे जाएंगे, कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, क्योंकि इनकी लिमिटेशन होती है क्वेश्चनों की। तो उसका राइट आंसर है AAS 13, सी इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन ऑडिटिंग की प्रक्रिया का हिस्सा नहीं है। तो 4 ऑप्शन है कि ऑडिटिंग की प्रक्रिया का क्या हिस्सा नहीं है, कि बैलेंस शीट और लाभ हानि खाते तैयार करना, ठीक है। बी, खातों की पुस्तकों में विभिन्न प्रविष्टियों का समर्थन करने वाले वाउचरों की जांच करना, कुछ स्पष्टीकरणों के लिए उद्यम के अधिकारियों और कर्मचारियों की चर्चा, ऑडिट रिपोर्ट तैयार करना। तो आपको पता है बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है कि बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तैयार करना ऑडिटिंग की प्रक्रिया का हिस्सा नहीं है। तो राइट आंसर इसका ए है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। परीक्षण जांच को लागू नहीं किया जाना चाहिए। किताब खरीदे, बिक्री पुस्तकों में, स्टॉक बुक में, कैश बुक में। तो दोस्तों उसका राइट आंसर है डी, कैश बुक, ठीक है। तो ये दोस्तों इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। अच्छी नहीं लगे तो दोस्तों डिसलाइक भी आप कर सकते हैं। अगर कुछ भी चीज़ आपको समझ में नहीं आई तो आप कमेंट बॉक्स में जाके ज़रूर बताना कि हाँ ये पॉइंट समझ में नहीं आया है। उसको नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, और इससे अगली वीडियो में हम अगले चैप्टर को डिस्कस करेंगे, और फिर इसको MCQ लेंगे, और बहुत जल्दी से आपके सिलेबस को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों चलिए अगली वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, आप ज़रूर सफल होंगे, ठीक है। ओके, बाय बाय।